Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 11 chapter number 3 current electricity. तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था विस्टन ब्रिज के बारे में। विस्टन ब्रिज क्या है स्टूडेंट? तो विस्टन करके एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स विस्टन, उसने एक सर्किट बनाई। उस सर्किट के अंदर 4 रजिस्टेंस का कनेक्शन दिखाया और उसमें से 3 रजिस्टर थे वो नॉन होते और एक जो रजिस्टर होता है अननोन होता है। मतलब अननोन रजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए एक सर्किट है जिसको हम प्रैक्टिकली यूज़ कैसे कर सकते हैं। विस्टन ब्रिज का प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे? तो क्या मीटर ब्रिज के अंदर। ये एक्सपेरिमेंट के अंदर भी है स्टूडेंट, आपके 12th क्लास के अंदर आपका 3rd या 4th नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा फिजिक्स के अंदर वो विस्टन ब्रिज के ऊपर है, मतलब मीटर ब्रिज के ऊपर आप परफॉर्म करोगे। तो ये मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या होगा, उसका यूज़ क्या है, ओके, उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर का थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं जो विस्टन ब्रिज के ऊपर था। तो विस्टन ब्रिज क्या था स्टूडेंट? तो विस्टन ब्रिज एक सर्किट थी अपने पास। चार्ल्स विस्टन ने हमारे सामने एक सर्किट रखी थी जिसके अंदर 4 रजिस्टर थे, R1, R2, R3, R4। ओके स्टूडेंट, उसका जो हमने रिलेशन निकाला था फॉर्मूला फाइनल, वो था आपका R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाई R4। ये आपके पास रिलेशन था। अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी एक रिलेशन निकाला था। वो क्या था? तो कि देखो R1 इंटू R4 इक्वल्स टू R2 इंटू R3। ये एक रिलेशन आया था स्टूडेंट अपने पास, ओके, जो शॉर्टकट के लिए हम यूज़ कर रहे थे। अभी स्टूडेंट मीटर ब्रिज क्या है तो उसका कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। ओके, ये बोर्ड के ऊपर मैंने ड्रॉ किया है, ये मीटर ब्रिज है। तो स्टूडेंट मीटर ब्रिज होता क्या है? तो एक वुडन का एक आपके पास प्लेन होगा जिसको वुडन प्लैंक बोलेंगे। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपका क्या है? वुडन प्लैंक। ये पूरा वुडन का प्लेन है जिसके ऊपर एक स्केल होती है, मीटर स्केल। दूसरा क्या होता है तो कि ऐसे एल शेप के 2 स्ट्रिप होते हैं, ओके, और एक ऐसा स्ट्रेट एक स्ट्रिप होगा जो कंडक्टिंग स्ट्रिप है, ओके, कंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है। जिसमें नॉर्मली यूज़ होने वाले जो स्ट्रिप होते हैं वो एलोई के होते हैं। ओके, एलोई ही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अननोन रजिस्टर निकालने वाले हैं। और अननोन रजिस्टर निकालने के वक्त हम यहाँ से बैटरी से क्या कर रहे हैं, करंट सप्लाई कर रहे हैं। करंट सप्लाई करें तो ये जो एलोई में से करंट पास होगा, ये जो मटेरियल है उसमें से करंट पास होगा, तो I2RT के फॉर्म में हीट जनरेट होगी। हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर से इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी हो जाएगी। जब ये कंडक्टर होता तो कंडक्टर मतलब कौन सा? तो कि कॉपर, एल्यूमिनियम, ओके, वैसे होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी वैल्यू वेरी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रिप होते हैं नॉर्मली ब्रास या तो एलोई के यूज होते हैं, प्योर कॉपर नहीं होता है। ओके, अभी ये जो पूरा हमने वुडन प्लैंक दिखाया है उस वुडन प्लैंक के ऊपर ये एल स्ट्रिप तो पता चल गया, जो कंडक्टिंग स्ट्रिप होती है। स्ट्रिप का मतलब होता है थिन प्लेट, ओके, और उसके अंदर 2 गैप दिए। फर्स्ट गैप के अंदर एक अननोन रेजिस्टेंस रखा हुआ है जिसको हमें फाइंड करना है, ये अननोन है जिसको हमें फाइंड करना है। दूसरा गैप के अंदर एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो स्टूडेंट रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? तो कि एक रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन वाला एक बॉक्स होता है जिसके अंदर ऐसे कीज लगे होते हैं, जैसे नॉर्मल की होते हैं, सिंपल की होती है, वो की लगी हुई है यहाँ पे। और उसके 2 टर्मिनल्स हैं, वो 2 टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। ये 2 टर्मिनल के बीच में, ये 2 गैप के बीच में ये 2 टर्मिनल को कनेक्ट करना है। अभी इसका फंक्शन क्या है तो देखते हैं। यहाँ पे फंक्शन होता है इसमें कि देखो कि मैं यहाँ पे पूरा, देखो यहाँ पे ये पूरा जो है ये पूरा कंडक्टिंग है, ये ऊपर वाला या, और ये की जब निकालूंगे तो उसके अंदर एक गैप आएगी। अभी ये की क्लोज करूँगे तो एक गैप बंद हो जाएगा। अभी जब ये की ओपन कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, देखो यहाँ से जब करंट पास होगा तो सामने वाली स्ट्रिप पे जा ही नहीं पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, करंट नीचे से चला जाएगा। इसका फंक्शन के अंदर क्या होता है मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो ये अपना रजिस्टेंस बॉक्स, ये सिंपल की और ये गैप था। अभी ये की निकाल दिया तो ये गैप में क्या होगा, पास पास में जुड़े हुए गैप है। अभी नीचे क्या होता है तो कि ऐसे रजिस्टर लगे होते हैं। अभी ये की निकाल दिया तो करंट नीचे से चला जाएगा, मतलब इतना रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड हो जाएगा। जब हम यहाँ से हमें जैसा भी रेजिस्टेंस रखना हो उस वैल्यू की निकाल देनी है। उसका मतलब है करंट को नीचे से जाना पड़ेगा, उस रेजिस्टेंस से पास होना पड़ेगा, मतलब उतना रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड हो जाएगा। इसका यूज़ हमें करना पड़ेगा। ये अपना रेजिस्टेंस बॉक्स है। लेबोरेटरी के अंदर डिफरेंट रेंज के आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स होंगे।
ओके स्टूडेंट, ये जो ब्लैक कलर का वुडन बॉक्स है जिसके ऊपर कॉपर की लगी हुई है, नॉर्मल की, सिंपल की बोलते हैं उसको, तो ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ये रेजिस्टेंस बॉक्स का है। ओके स्टूडेंट, इतना क्लियर है। अभी बात करते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे एक वायर लगाओ, देखो ये जो वायर है ये वायर है एलॉय का। ओके, नॉर्मली कॉन्स्टेंट का वायर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, मैग्नीशियम, नाइक्रोम ऐसे वायर भी यूज़ कर सकते हैं, एलॉय का ही। तो स्टूडेंट क्वेश्चन होना चाहिए हमें कि एलॉय ही क्यों यूज़ किया, दूसरा कोई मटेरियल क्यों नहीं यूज़ कर रहे हम। तो स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इसी चैप्टर के अंदर टेम्परेचर डिपेंडेंस रजिस्टिविटी पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि एलॉय का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कैसा होता है, वो ग्राफ इस तरह से होता है, रजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ, मतलब में वो ऐसा होता है। उसमें इतना टेम्परेचर बढ़ने से इतनी रजिस्टिविटी में कुछ चेंजेस नहीं होती और रेजिस्टेंस में इतना चेंजेस नहीं आता है। मतलब में ये एलॉय का जो वायर यूज़ किया तो उसमें क्या होगा, तो देखो कि यहाँ से करंट पास होगा तो उस वक्त में जूल इफेक्ट की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से जब ये मेरे पास मेटेलिक वायर होता तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी होती तो आपका जो फाइनल जो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसके वैल्यू के अंदर इम्पैक्ट आती है उसका। ओके, तो हमें क्या करना है, ऐसा वायर यूज़ करना है जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर से वेरी ना करे, ज़्यादा टेम्परेचर में चेंजेस ना हो तो इसमें वेरिएशन ज़्यादा नहीं आता है। ओके, टेम्परेचर में हम थोड़ा ही वेरिएशन होगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होगा। तो उस केस में इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू में वेरिएशन नहीं आएगा। मतलब में वेरिएशन नहीं आएगा तो आपका जो रेजिस्टेंस फाइंड करना है अननोन रेजिस्टेंस वो आप क्लियरली निकाल सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि इसका भी रेजिस्टेंस वेरी होगा तो आपका जो फाइनल रेजिस्टेंस जो निकालने वाले अननोन रेजिस्टेंस उसके अंदर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो क्लियर है, एलॉय ही क्यों यूज़ किया इसका मतलब पता चल गया। फिर नीचे एक स्केल लगाई गई। ओके, ये स्केल है, ये 1 मीटर की स्केल होती है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर की ये स्केल है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। मतलब मैं आपको कोई पूछे कि ये वायर की लेंथ कितनी है तो ये वायर की लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर। ओके, ये वायर जो है कॉन्स्टेंट एंड वायर, ओके, उसकी लेंथ कितनी, 100 सेंटीमीटर या तो 1 मीटर। अभी स्टूडेंट ये जो पूरा मीटर ब्रिज है वो किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ईस्टर्न ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर ही वर्क करता है। तो क्यों उसको मीटर ब्रिज बोला गया, क्योंकि इसके अंदर 1 मीटर की एक वायर है और 1 मीटर की एक स्केल है, तो इसलिए ये पूरा कंस्ट्रक्शन को क्या बोला जाता है, मीटर ब्रिज बोला जाता है। ओके, ये 1 मीटर की पूरी एक वुडन की स्केल होती है और उसके ऊपर ही वायर आता है। मैंने उसको थोड़ा बाहर ड्रॉ किया है जिससे आप इजीली देख सको। ओके, इसके ऊपर ही आएगा एक्सपेरिमेंटल आप सेटअप जो आप लेबोरेटरी के अंदर देखोगे तो ये वुडन जो स्केल है उसके ऊपर ही ये वायर दिखेगा। क्लियर है। अभी नीचे आओ तो देखो कि यहाँ पे बैटरी है, बैटरी का प्लस टर्मिनल मतलब यहाँ से करंट पास होगा ऐसे, क्योंकि हमें कंटिन्यूस करंट फ्लो कराना हो सर्किट में तो हमें बैटरी लगानी पड़ती है। एक्सटर्नल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के लिए हम बैटरी अप्लाई करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे मैंने एक जिगजैग पैटर्न ड्रॉ किया है जिसके अंदर एरो किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या, ये वेरिएबल रजिस्टर है। वेरिएबल रजिस्टर मतलब क्या होता है, रियोस्टेट। ओके, रियोस्टेट आप लोगों ने देखा ही है, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, ओके, एपरेटस है जो आप लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करोगे, वेरिएबल रजिस्टर। तो इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ ये है कि जब आप सर्किट के अंदर जो वोल्टेज सेट करना चाहते हो, करंट सेट करना चाहते हो, उस केस में मतलब में वोल्टेज और करंट के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हो सर्किट के अंदर, तब आप वेरिएबल रजिस्टर से कर सकते हो। ओके, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसमें नाइक्रोम का वायर मैग्नीशियम का वायर वाउंड किया गया है। ओके, ये वायर वाउंड रजिस्टर भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद सिंपल की ऑन ऑफ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ओके, इतना आपको कंस्ट्रक्शन में पता चल गया। अभी इसका वर्किंग देखते हैं। वर्किंग देखने के लिए पहले तो ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है वो देखते हैं। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर ही वर्क करता है। अभी देखो कि यहाँ पे 4 रजिस्टर हमें फाइंड करें, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में तो 4 रजिस्टर यूज़ होते थे, उसमें एक अननोन था। यहाँ पे एक अननोन क्या है, आर है। ये सब वेरी कर सकते हो आपके हिसाब से। अभी हमें यहाँ पे जो वायर है वो वायर की लेंथ के ऊपर से एक रेजिस्टेंस 3 और 4 निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, तो कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंसिंग सर्किट है, तो बैलेंसिंग कंडीशन हमें चेक करना हो तो हमें सर्किट के अंदर क्या लगाना पड़ता है, गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ता है। ओके, गैल्वेनोमीटर आपको मैंने दिखाया था लास्ट टाइम। तो गैल्वेनोमीटर को इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है। यहाँ से वायर से गैल्वेनोमीटर का एक एंड, ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, ओके, दूसरा एंड है वो जॉकी के साथ लगाया जाता है, जॉकी स्टिक के साथ। ओके, ये जो है आपकी ये गैल्वेनोमीटर है और ये आपका जॉकी स्टिक है।
जॉकी स्टिक, ओके, ये जॉकी है। अब ये जॉकी का वर्क क्या है, तो कि जब आपको बैलेंसिंग कंडीशन लाना, जो फोर रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाए, बैलेंस में हो जाए, ये आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज है वो पूरा बैलेंस में आ जाए। बैलेंस में आता है तो पता है कि पूरा करंट यहाँ से इस तरफ चला जाएगा, इस ब्रांच पे यहाँ से इस चला जाएगा। तो यहाँ पे जो IG होता है वो IG इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो बस हमें IG 0 लाना है, तो वो चेक करने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर लगाया। अभी यहाँ पे R3 और जो R1 होगा आपका, वो ये लेंथ के ऊपर से रेजिस्टेंस आएंगे, ओके। तो पहले चल समझते हैं कैसे करते हैं। तो देखो कि ये मान लो कि आपकी जॉकी स्टिक है, जॉकी स्टिक को यहाँ पे रखोगे तो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस तरह दिखाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन आप लोगों को मैंने दिखाया था, उसके अंदर ये बीच में 0 होता है और दोनों साइड स्केल होती है, ऐसे दोनों साइड स्केल, ऐसे दोनों साइड स्केल होगी। तो जब आप इस तरफ यहाँ पे जॉकी को टच कराओगे तो डिफ्लेक्शन इस तरफ दिखेगा, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में इस तरफ दिखेगा। जब जॉकी को इस तरफ टच कराओगे तो डिफ्लेक्शन उस तरफ दिखेगा। लेकिन हमें जॉकी को मान लो कि ये 0 एंड है, यहाँ से O एंड मान लो, O से हम जॉकी को मूव करा रहे हैं, जॉकी को इसके ऊपर से हटाना नहीं है, जॉकी को उसके साथ टच में रखना है और उसके ऊपर इसे मूव कराना है। जॉकी है क्या, तो जॉकी एक कंडक्टिंग रॉड ही है और उसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया होगा, प्लास्टिक लगाया होगा और उसको वायर से कनेक्ट किया है, पूरा कंडक्टिंग ही है। तो इसको यहाँ से मूव कराते जाते हैं। फिर एक ऐसा लोकेशन आता है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में, देखो पहले डिफ्लेक्शन ऐसा था गैल्वेनोमीटर में, जैसे जैसे जॉकी को मूव करा जाएंगे डिफ्लेक्शन ऐसे होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। फिर जैसे जैसे वापस आगे बढ़ेंगे डिफ्लेक्शन उस साइड पे बढ़ते जाएगा, लेकिन हमें ऐसा पॉइंट लाना है जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 आ जाए। तो हमें मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है N, जो अपना नल पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगा 0 शो करेगा गैल्वेनोमीटर, तो वो पॉइंट आपका उस पॉइंट के ऊपर ये पूरी सर्किट क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग में हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, सभी को क्लियर है। हमें क्या करना है, तो जॉकी को इस कंडक्टिंग वायर, जो हमारे पास कॉन्स्टेंट का वायर है, उसके ऊपर जॉकी को टच करा के इसके ऊपर मूव कराना है, मूव कराते जाना है और एक ऐसा पॉइंट लाना है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, ओके, मूव होते होते डिफ्लेक्शन क्या लाना है, 0 लाना है। तब हमारी ये सर्किट जो है व्हीटस्टोन ब्रिज वाली सर्किट, वो बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाएगी। तो स्टूडेंट मान लो कि ये लेंथ, जिस लेंथ के ऊपर अपना डिफ्लेक्शन 0 आया, वो लेंथ को मैं यहाँ पे लिखूँ तो वो लेंथ आपका, मान लो कि ये आपका लेंथ L1 है, ओके। तो आपका L2 लेंथ कौन सा, तो उसके पार्ट वाला बाद वाला जो रिमेनिंग लेंथ होगा वो आपका L2 होगा, ओके। और L1 इक्वल्स टू मान लो जो भी आया L ले लेते हैं। L2 इक्वल्स टू क्या लोगे यहाँ पे, तो L2 इक्वल्स टू देखो कि ये पूरा 100 सेंटीमीटर का वायर है, तो 100 माइनस L करोगे या तो L1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, L2 मिल जाएगा। क्लियर है, ये रिमेनिंग लेंथ मिल जाएगी। तो स्टूडेंट ये लेंथ के ऊपर से 2 रेजिस्टेंस हमें निकालना है, बाकी के ये रेजिस्टेंस तो अननोन ही, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आप सर्किट के अंदर पुट करोगे। तो कैसे, तो चलो यहाँ पे मैं आपको टेबल थ्रू दिखा देता हूँ, ओके। ये एक्सपेरिमेंटल ही है जो आप एक्सपेरिमेंट में करने वाले हो, ओके। ये पहले आप लोगे एस की वैल्यू, ये मान लो कि ऑब्जर्वेशन नंबर है, ये एस जो आप रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालोगे वो, फिर ये L1 जो आपका L होगा और ये L2 जो 100 माइनस L है, ओके। फिर आपका R की वैल्यू, ओके। ऐसा आप टेबल ड्रॉ करोगे। चलो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ले रहे हो। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या कर रहे हो, तो कि रेजिस्टेंस बॉक्स में से आप कुछ वैल्यू निकालोगे, मान लो कि 6 ओम निकाल रहे हो, तो अब आप यहाँ से जॉकी को मूव कराते जाते हो और वहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या आता है, जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 है वो लेंथ आपकी मान लो कि 40 सेंटीमीटर है, ओके। एक एग्जांपल ले रहे, सिर्फ कंसिडर करो कि 40 सेंटीमीटर पे आ रहा है, ओके। तो रिमेनिंग जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 60 सेंटीमीटर होगा। क्यों 60 सेंटीमीटर, तो कि 100 माइनस L है, L अपना ऑलरेडी 40 सेंटीमीटर आया, ओके। तो R की वैल्यू कैसे निकाल, चलो S, L1, L2 तो मिल गया, अभी R की वैल्यू कैसे निकालें। तो R की वैल्यू निकालने के लिए आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यूज़ करना पड़ेगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या था कि R1, ये वाला प्रिंसिपल, R1 इंटू R4 इक्वल्स टू R3 इंटू R2, ये था। अभी स्टूडेंट यहाँ पे R1 इक्वल्स टू क्या है, R1 इक्वल्स टू अपने R है, इसको यही सर्किट को इस पर कंपेयर करें तो देखो मैं R2 की जगह पे लिख दूँ,
सॉरी अपना R1 इंटू आर नहीं है, उल्टा मैंने लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे R2 इक्वल्स टू आपका R, R4 इक्वल्स टू क्या आपका S, ओके। फिर R1 इक्वल्स टू आपका L1 और R3 इक्वल्स टू आपका L2। अभी आपको निकालना क्या है, तो क्या R2 निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला ये है, इसके लिए आपको इसमें वैल्यू पुट कर दे। चलो R1 इक्वल्स टू क्या आपका L1, R4 इक्वल्स टू क्या है S, ओके, और R3 इक्वल्स टू क्या दिख रहा है स्टूडेंट L2, और R2 इक्वल्स टू क्या है R, जो फाइंड करना है। तो R को सब्जेक्ट बना दो, R इक्वल्स टू क्या होगा L1 इंटू एस डिवाइडेड बाई L2, ओके। चलो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अभी स्टूडेंट ये मैंने L लिखा है यहाँ पे, ये L रेजिस्टेंस के अंदर कैसे आएगा। चलो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के अंदर पुट करके दिखाता हूँ आपको, रेजिस्टेंस के अंदर ही पुट करके दिखाते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट को होगा, इसलिए मैं इसको एकदम इजी बना देता हूँ। चलो यहाँ पे आपको R1 इक्वल्स टू क्या आपका, ये L1 नहीं लेते, इसको R1 R3 ही रखते हैं। R1 इक्वल्स टू आपका R1 ही है, R4 इक्वल्स टू आपका S है, और R3 इक्वल्स टू भी आपका R3 ही रखते हैं, और R2 इक्वल्स टू R है। आपको R फाइंड करना है, तो R इक्वल्स टू क्या होगा R1 इंटू एस डिवाइडेड बाई R3, ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास, ओके। अभी R1 R3 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो ये लेंथ के ऊपर से स्टूडेंट मिलेगी। तो लेंथ के ऊपर से कैसे, तो स्टूडेंट हमें पता है कि चलो ये वायर जो है उसकी रजिस्टिविटी हमें पहले से पता है, मटेरियल के ऊपर से हम रजिस्टिविटी निकाल सकते हैं, क्योंकि रजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ओके। रजिस्टिविटी मान लो कि इस वायर की रो है, ओके। तो यहाँ से O से N तक का जो लेंथ है उसका रजिस्टेंस निकालना हो रजिस्टिविटी के टर्म में, तो हम लिख सकते हैं ON लेंथ का रजिस्टेंस क्या होगा, वो आपका R, वो आपका क्या होगा R, सॉरी यहाँ पे क्या होगा आपका ये R3 नहीं, ओके, ये आपका R1 होगा। वो R1 क्या होगा रो L बाई ए, और N से ये मान लो कि पॉइंट M है, तो OM लेंथ की जो वायर है उसका रेजिस्टेंस की बात करें तो वो आपका क्या है R3 है। तो R3 इक्वल्स टू क्या होगा, ये L1, ये रो L2 बाई ए, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस क्या है रजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया, वो हमने पता है, ये डायमेंशन के टर्म में हमने लिखा था। अभी स्टूडेंट इसमें वैल्यू पुट कर दे तो स्टूडेंट देखो कि रो और ए तो कट ही हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल और उसका डायमीटर तो सेमी यूनिफॉर्म वायर होगा पूरा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा लेंथ की वैल्यू ही आएगी, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो R1 और R3 की। क्योंकि देखो स्टूडेंट ये जो विस्टर्न ब्रिज है, सॉरी ये मीटर ब्रिज है, उसको विस्टर्न ब्रिज के साथ कंपेयर करें तो R किसको रिप्लेस करेगा R2 को, एस किसको रिप्लेस करेगा R4 को, R1 किसको रिप्लेस करेगा तो कि L1 को, ओके। और R3 किसको R3 को कौन रिप्लेस करेगा L2। तो वही तो यहाँ पे आ रहा है, यही तो पूरा विस्टर्न ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो चलो फॉर्मूला बना देते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, R इक्वल्स टू यहाँ पे R1 की जगह पे आप पुट कर सकते हो L1, फिर R3 की जगह पे पुट कर सकते हो L2 और इंटू एस। L1 की वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट, L1 की वैल्यू आपके पास L है, L2 की वैल्यू है 100 माइनस L, ओके, 100 माइनस L इंटू एस। ये आपका R का फॉर्मूला हुआ। क्लियर है। अभी इसमें देखो L आपको पता है, ये 100 माइनस L भी मिल जाएगा, S की वैल्यू आपने निकाला उसके ऊपर से R मिल जाएगा। तो बस वही तो अपना मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है, वही तो अपना ये लॉ है। क्लियर है सभी को। करना क्या है तो कि पहले इस पूरी सर्किट को कनेक्ट कर देना है। सर्किट को कनेक्ट कर दिया, इसमें एक अननोन रेजिस्टेंस जो कोइल वाला होगा उसको हमने कहाँ लगाया, कोई एक गैप के अंदर लगाया, दूसरी गैप के अंदर हमने रेजिस्टेंस बॉक्स को लगाया, ओके। फिर क्या करना है तो कि कोई एक इसमें से की निकाल दो। मान लो कि मैंने इसमें से 6 ओम का की निकाला है, मतलब मैं ये जो अपने पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके ऊपर लिखी हुई है, तो मैं 5 ओम और ये 1 ओम की वैल्यू निकालूंगा तो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड होगा। तो उस टाइम पे मैं जॉकी को मूव कराता हूँ इसके ऊपर और एक पॉइंट ढूंढता हूँ। वो पॉइंट मुझे कहाँ पे मिलता है तो क्या मान लो कि 40 सेंटीमीटर पे मिलता है, मतलब नल पॉइंट जो मिल रहा है जहाँ पे डिफ्लेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 0 हो जाएगा किलोमीटर में, वो पॉइंट मेरा क्या आया 40 सेंटीमीटर पे आया। फिर रिमेनिंग लेंथ तो आपको पता चल जाएगा, 100 माइनस L करोगे तो आपको एस L1 और L2 की वैल्यू पता चल गई, तो उसके ऊपर से आप R की वैल्यू फाइंड कर सकते हो।
ओके स्टूडेंट, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट ये वाला जो फॉर्मूला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके ऊपर से आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स भी है और एक्सरसाइज में भी कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन है। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। 2 मार्क्स के अंदर थियरी ये इंपॉर्टेंट है और ये जो डेरिवेशन है वो भी आपको याद रखना है। पहले तो आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको समझा दिया। ओके, यूज़ क्या है तो कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंटल भी आपको मैंने समझा दिया। तो अच्छे से इस वीडियो को देखना, नहीं समझ में वापस से रिवाइज करके देखो। ओके, व्हिटन ब्रिज के ऊपर से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक में भी है, एग्जाम्पल में भी है और एक्सरसाइज में भी है। तो ये फॉर्मूले का यूज़ करके आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। ओके, सिर्फ आपको यहाँ पे केयर क्या रखनी है तो कि जो भी डेटा दिया है वो आपको एग्जैक्ट लेना है। कौन सा L1 है, कौन सा L2 है। ओके, नल पॉइंट वाला जो लेंथ है वो आपका L1 होगा। ओके, फिर S की जो हमने इंक्लूडिंग रजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो भी आपको प्रॉपर लिखनी होगी। तो आपका आंसर राइट ही होगा। ओके स्टूडेंट, तो अच्छे से नोट कर लो। ओके, जो ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो। ओके, अभी किसी को ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये एक रीडिंग में R की वैल्यू मिल जाए। एक रीडिंग में भी R की वैल्यू मिलती है और 10 रीडिंग में भी मिल सकती है, लेकिन इसके बाद आप नंबर ऑफ़ रीडिंग लेते हो। मान लो कि 8 ओम के ऊपर आप रीडिंग ले रहे हो, फिर जो की को मूव कराते रहो और तब आपका जो नल पॉइंट है वो कुछ 50 सेंटीमीटर पे मिलेगा। ओके, फिर 10 ओम के ऊपर ये आपको 40 सेंटीमीटर मिलेगा, तो ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे चेंज करोगे रेजिस्टेंस बॉक्स से, वैसे वैसे नल पॉइंट आपका शिफ्ट होते जाएगा। वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। ओके, तो उसके ऊपर से R की डिफरेंट वैल्यू आएगी, उसका आप एवरेज निकालोगे। डिफरेंट मतलब नज़दीक नज़दीक होगा, R चेंज नहीं होगा क्योंकि वायर तो वो ये वायर तो हम चेंज नहीं कर रहे, वही है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ एरर्स आती है। एरर्स 2 टाइप की थी, हमें पता है, सिस्टमेटिक और रैंडम एरर। ओके, रैंडम एरर कहाँ से आता है, किसके वजह से आता है, कौन से कोजिस के वजह से, उसका कोजिस ही पता नहीं होता है। तो उसके वजह से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ रीडिंग लेते हैं। नंबर ऑफ़ रीडिंग लेने से क्या होता है, जो हमारा रीडिंग है वो एक्यूरेट हो जाता है। जो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू लेनी है वो एग्जैक्ट मिलेगी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ रीडिंग लेने, एक्सपेरिमेंट के अंदर भी नंबर ऑफ़ रीडिंग लेते हैं। ओके, तो नोट कर लो अच्छे से। आई होप सभी को अंडरस्टैंड हुआ होगा। प्रैक्टिकल पर्पस वाला ये टॉपिक है और आपको थियरी में भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल में भी इम्पोर्टेंट है, तो उसके हिसाब से इसको प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।